Hello students, welcome to our channel Scholar Planet. Hope you all are doing very well. तो आज बच्चे हम 9th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन। अब देखो, हमने पीछे चैप्टर किया मोशन, हमने चैप्टर किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा कोई भी ऑब्जेक्ट है जब अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट चेंज करता है with the passage of time then it is said to be in motion, है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने कहा कि मोशन की कॉज क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगती है तभी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट पे आता है। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। वो कहता ये सब चीजें हमने पढ़ी, हमने पढ़ा फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने में, लेकिन वो फोर्स कौन सी है। अच्छा, अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है। प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कौन सी फोर्स लग रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है, कौन सी फोर्स लग रही है। तो इन सब का कंक्लूजन एक ही फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चैप्टर का नाम भी क्या है, ग्रेविटेशन। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है हमारे पूरे चैप्टर। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही है, कहानी सी है, अच्छे से सुन लोगे तो समझ आ जाएगा। न्यूटन है, पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा आकर। ठीक है, तो कई सोचते हैं एप्पल ही क्यों गिरा ना, कोकोनट गिरता सिर पे गिरता, चल खत्म साइंस। बट नहीं, एप्पल गिरा, पास में गिरा उसके। तो उसने ये सोचा, वो कहानियां पुरानी होगी, ये सोचा कि एप्पल नीचे गिरा है तो नीचे ही क्यों गिरा है, तो ग्रेविटी है। नहीं, उसने जब नीचे गिरा ना एप्पल, तो उस पहली चीज उसके दिमाग में आई कि जैसे अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो मून अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता होगा। ऑब्वियसली करना तो चाहिए। तो इसने डिबेट की इस पे। न्यूटन ने कहा कि हाँ भाई, अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो मून को भी अपनी तरफ हर पॉइंट पे अट्रैक्ट तो करता ही होगा। लेकिन सभी ने कहना शुरू कर दिया, नहीं यार ये तो गलत है, डिबेट चली इस पे। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया होगा मोशन चैप्टर में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कहते थे एक स्टोन ले लो, थ्रेड ले लो और उसको रोटेट करवाना स्टार्ट कर दो, और वो जो रोटेट हो रहा है और जहां उसको छोड़ेंगे एक स्ट्रेट पाथ पकड़ेगा और कहीं ना कहीं जाकर गिर जाएगा। यही किया था हमने। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर पॉइंट पे पोजीशन चेंज होती है। ये एक सर्कल है, सर्कल के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है। तो टेंजेंट के कारण हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। चाहे हम वो जो स्टोन को हम रिवॉल्व करवा रहे थे, चाहे हम कांस्टेंट स्पीड से करवाएं, बट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, क्योंकि टेंजेंट बन रहा है हर पॉइंट पे, पोजीशन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि वो कौन सी मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में। तो ऐसे ही न्यूटन ने कहा, कहता बिल्कुल हर पॉइंट पे अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे हम इसको रिवॉल्व कर रहे थे ना, जब रिवॉल्व कर रहे थे तो स्टोन से हमारे हाथ के सेंटर तक जो रेडियस था, हमारे हाथ के सेंटर पे एक फोर्स लग रही थी जिसमें उसको स्टेडी यूनिफॉर्मली मोशन में स्टेडी किया हुआ था। उस फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहता मून को अर्थ हर पॉइंट पे अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन अर्थ और मून के बीच में जो अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स लग रही होती है, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस सेंटर सीकिंग फोर्स, जो मून को उसी पॉइंट पे पोजीशन पे बाइंड करके रखती है और मून अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। समझ आया इतना। तो मतलब हर पॉइंट पे अर्थ मून को भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है अब यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में लग रही है, लेकिन किसमें कन्वर्ट होकर लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसके कारण मून रोटेट कर रहा है। तो कहता अगर यही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून से छोड़ दे तो क्या होगा। हमने कहा हर पॉइंट पे टेंजेंट बनता है, अगर हम उसको रिवॉल्व करवा रहे थे स्टोन को, किसी एक पॉइंट पे छोड़ दें तो स्ट्रेट पाथ पकड़ेगा स्टोन और कहीं गिर जाएगा जाकर। तो मून के साथ भी सेम ही है। कहता अगर अर्थ स्पेस में
मून से अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा लेगा ना, तो एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हटाएगा वहीं से मून एक स्ट्रेट पाथ पकड़ लेगा, स्पेस में कहीं भी टकरा सकता है जाकर। क्लियर हो गया? अब ऐसी न्यूटन से क्वेश्चनिंग की गई कि अगर एप्पल अर्थ की तरफ फॉल करता है तो क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ फॉल करेगा, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उस अकॉर्डिंग अगर एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल को भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो न्यूटन से ये भी क्वेश्चनिंग की गई, मान लिया करता है कि एप्पल को अगर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लिया। लेकिन एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ फॉल करता है, फिर अर्थ एप्पल की तरफ फॉल क्यों नहीं करता जाकर? तो न्यूटन कहता है इसके लिए मेरा सेकंड लॉ पढ़ो। सेकंड लॉ हमें न्यूटन का कहता है कि जो फोर्स होती है ना वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। अगर फोर्स को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया जाए तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास। अभी यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट लग रही है तो इसका मतलब है मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जिस चीज का, जिस बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है वो सबसे कम एक्सेलरेट करेगी। तो अर्थ का मास जो कि 6 × 10⁻24 kg है, एप्पल का मास तो इसके सामने निग्लिजिबल है, निग्लेक्ट करने वाला मास है। तो यही रीजन है कि एप्पल का मास बहुत कम होने के कारण वो एक्सेलरेट बहुत ज्यादा करेगा, जिसके कारण वो अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगा। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इससे कंक्लूड क्या हुआ, न्यूटन के ये सारी एक्सप्लेनेशंस थे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में हर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो वहीं से एक हमारा कंसेप्ट तैयार हुआ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक नया लॉ दिया न्यूटन ने। ये क्या था? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। कहता हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन सी फोर्स से करेगा? वो वाली फोर्स होगी जो कि दोनों के मासिस के, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासिस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो एक ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है, 2 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। सेंटर से सेंटर तक इनका डिस्टेंस ले लिया d, इसका मास ले लिया m1, इस ऑब्जेक्ट का मास ले लिया m2। वो कहता दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई कर दो उतनी फोर्स होगी। दूसरा कहता फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के सेंटर से जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली। मतलब अगर बॉडीज में, दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, दैट इज इनवर्सली। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। इनवर्स का मतलब है एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो प्रोपोर्शन m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बन गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा। पूरी साइंस में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आप किसी प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो साथ में एक कांस्टेंट लगता है। दैट कांस्टेंट, यहाँ पे हर एक कंसेप्ट में डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे इस कांस्टेंट को कैपिटल G कहा गया और इसको नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके भी बेसिस पे पूछा जाता है कि G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा है, कल्ला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों नहीं कहा, यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज हुआ। अभी हम अर्थ के ऊपर है, हम मार्स पे चले जाएं, जुपिटर, मर्करी, जिसके ऊपर मर्जी प्लैनेट पे चले जाएं, कैपिटल G की वैल्यू जो निकाली गई है दैट इज फिक्स। और वो वैल्यू निकाली गई है 6.67 इंटू 10 पावर -11। अभी मैं इसके यूनिट्स भी बताता हूँ। ये वैल्यू निकाली गई जो कि फिक्स है, आगे भी है 6.67 सो ऑन है। इसको कई बार राउंड ऑफ करके 6.7 भी ले लेते हैं, ठीक है।
और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑल ओवर द यूनिवर्स कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स रहेगी। यूनिट क्या बनेगा इसका, देखो यही फॉर्मूले से मैंने कैपिटल जी बना लिया। कैपिटल जी फोर्स के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मासिस का प्रोडक्ट इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू आ गया कैपिटल जी। फोर्स होती है न्यूटन में, डिस्टेंस होता है मीटर में, तो बन गया मीटर का स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर था। ये मास केजी में, अगला मास भी केजी में, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, मोमेंटम, फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटी। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट अराइज हुआ कि फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिवर्सल लॉ का इंपॉर्टेंस ही क्या है। हर दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है पूरे यूनिवर्स में, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहता पहली इंपॉर्टेंस है कि हम अर्थ के ऊपर बाउंड हुए हैं, वी आर बाइंडेड टू द अर्थ, अर्थ के ऊपर खड़े हैं, इसी फोर्स के कारण खड़े हैं। प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी फोर्स के कारण कर रहे हैं। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी फोर्स के कारण कर रहा है। सीज वगैरह में हम देखते हैं टाइड्स उठती हैं, दिन में भी उठती हैं, रात में भी उठती हैं। रात में उठ रही हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड द अर्थ, दिन में भी उठती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो जो टाइड्स लहरें उठेंगी समुद्रों में, वो भी कौन सी फोर्स के कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। तो इसका हमारी लाइफ में क्या, इसका तो पूरी ऑल ओवर द यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। अब आगे आ गया हमारे पास फ्री फॉल, हम ये भी कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो सबसे पहले समझते हैं फ्री फॉल है क्या। कहता कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर फेंकता हूँ, जब वो नीचे गिरता है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही फॉल हो रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। तब वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, फ्री फॉल में होगा। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे फॉल करता है तो इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर एक मैं पेपर फेंकता हूँ ना नीचे, तो एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा सा वो फ्लोट करता 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 नीचे गिरता है। रीजन क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस लग रही है बीच में। बट हम यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि सब वैक्यूम है, सब कुछ वैक्यूम है, हवा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे गिराएंगे, वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी से गिरेगा, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी से गिरेगा, तो मतलब वो किसमें है, फ्री फॉल में। और फ्री फॉल से एक रिलेशन निकल के आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। कैसे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि जो फोर्स है ना, दैट बिटवीन द टू बॉडीज इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी mm अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे दो बॉडीज की बात हो रही है, पहले मैंने एग्जांपल ली थी दो छोटी छोटी बॉडीज की, अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एक प्लेनेट की और एक बॉडी की। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके चलते हैं जो कि d है। यहाँ पे मैंने प्लेनेट अर्थ ले लिया और यहाँ पे कोई बॉडी ले ली जिसका मास m है, अर्थ का मास ले लिया कैपिटल M, उसका मास ले लिया स्मॉल m ले लिया। अब इन दोनों के बॉडी में, अर्थ और उस बॉडी में जो फोर्स लगेगी, फोर्स ग्रेविटी क्या कहती है, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके इक्वल होगी, कैपिटल जी, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली कि एक प्लेनेट और बॉडी में जो फोर्स लगेगी ना, वो इस रिलेशन से आएगी हमारे पास। इसको दे दिया नंबर 1। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में भी नहीं लिख रहा, आप इसको समझ लो अच्छे से। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के भी इक्वल होती है। पर वो एक्सेलरेशन मोशन चैप्टर में हमने किया तो वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, मींस हम एक एक्सिस की ही बात कर रहे थे जब जमीन पे चल रहे होते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में किया, और ए को हम कन्वर्ट कर देते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते थे, तो ए को लिख देते थे हम जी। तो मतलब फोर्स m इंटू जी के भी इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे।
कैपिटल जी mm अपॉन डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mg, जिसमें स्मॉल m और स्मॉल m कट गए, तो मेरे पास रिलेशन बन गया स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का अर्थ से, ये देखो ये अर्थ है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा है या कोई भी एक बॉडी खड़ी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉय खड़ा है, यहां से ये अर्थ के ऊपर खड़ा है, यहां से अर्थ का इस ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के किसी रेडियस के इक्वल होगा, वो अर्थ का रेडियस होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया गया कि अगर प्लेनेट की बात हो रही है तो स्मॉल जी को कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर ही कह दिया जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के रेडियस के बिल्कुल इक्वल होगा अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है। तो डी को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया रेडियस में। अब यहीं से कहता जब हम अर्थ की वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर स्क्वायर, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। कहता जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखोगे जो स्मॉल जी की वैल्यू आई है दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो रिलेशन आया था स्मॉल जी कैपिटल जी में, इट वाज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से, वो कहेगा मैथमेटिकली शो करो कि जो स्मॉल जी अर्थ की ग्रेविटी है ना वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। अभी देखो इस रिलेशन में ऑब्जेक्ट का मास आया, कहीं ऑब्जेक्ट का मास तो कट हो गया, यहीं पे ऑब्जेक्ट का मास तो स्मॉल m था, वो तो कट हो गया। तो क्वेश्चन आएगा शो मैथमेटिकली दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो हमने यही रिलेशन को ड्राइव करके देना यहाँ तक। अब स्मॉल जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की शेप जो कि थोड़ी सी एलिप्टिकल है, स्फेरिकल नहीं है, तो अर्थ की शेप एलिप्टिकल होने के कारण एक होते हैं इक्वेटर एक्सिस जो जहां पे हम रह रहे हैं, ये होंगे पोलर एक्सिस। हम इसकी बात करेंगे पोल की। पोल पे देखो क्योंकि ये एलिप्स है, अंडाकार की शेप है थोड़ी सी, है ना, तो ये रेडियस बड़ा है, यहां से ये सेंटर से रेडियस बड़ा है, ये रेडियस छोटा है, तो पोल का रेडियस कम है और इक्वेटर का रेडियस बड़ा है। अब देखो इस रिलेशन से क्या बन रहा है, हमने कहा स्मॉल जी और आर स्क्वायर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गए ये, कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है। तो मतलब जहां पे रेडियस कम है वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा, और जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, लेस। तो बच्चे अर्थ के ऊपर ही जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो स्टेबल नहीं है, इक्वेटर और पोल पे जो ग्रेविटी है अर्थ की वो डिफरेंट होती है। पोल पे ग्रेविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। क्वेश्चन आएगा एक एयरप्लेन में पैकेट्स हैं हमारे पास और उन पैकेट्स को हमने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे पोल पे और इक्वेटर पे फेंका है, दो अलग अलग एरोप्लेन्स है, एक पोल के ऊपर है एक इक्वेटर के ऊपर है, पैकेट्स को एक ही टाइम पे नीचे फेंका है, पहले कहाँ पे गिरेगा, पोल पे, क्योंकि पोल की ग्रेविटी क्या है, ज्यादा। जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है उसके ऊपर पैकेज फॉल भी क्या करेगा, थोड़ा पहले करेगा। एक क्वेश्चन और राइज होता, आपका कोई फ्रेंड गया पोल पे अंटार्कटिका के पास, सपोज करो लाइफ हाइपोथेटिकल केसेस हैं, मिथ है, मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, मतलब मान के चलो अंटार्कटिका के पास जाके आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ज्यादा है तो ज्वेलरी का वेट भी ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली आएगा। और वही ज्वेलरी को जब हम इक्वेटर पे लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि वेट क्या हो गया, कम। तो क्वेश्चन ऐसे ही सीबीएसई डाल देता है कि एक बॉय है या एक गर्ल है, उसने ज्वेलरी खरीदी पोल से, अब पोल से खरीद के जब वो इक्वेटर पे लाया उसने अपने फ्रेंड को दी तो उसका वेट कम आया, रीजन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी क्या थी, कम थी, और पोल पे ग्रेविटी क्या थी, ज्यादा थी।
समझ आया इतना? अब एक चीज और सुन लो यहां से, ऑब्जेक्ट का मास और वेट इंटरलिंक्ड है, लेकिन इनमें फर्क होता है, मास और वेट सेम नहीं होते। जो बॉडी का मास होता है दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इन अ बॉडी, मास बॉडी का फिक्स होता है अनटिल अनलेस आप पतले या मोटे नहीं हो रहे। पर हम अभी एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, एक ही टाइम पे, आज के टाइम पे, अभी हम अगर अर्थ के ऊपर हैं तो हमारा मास अभी इस टाइम पे तो फिक्स ही है। अभी इसी टाइम एनी हाउ आपको मून पे भेज दिया जाए इसी बॉडी के साथ, ना पतले हो ना मोटे हो, अभी भेज दिया जाए, तो मून के ऊपर जब आप जाओगे ना तो आप देखोगे आपका वेट जो है ना वो कम हो जाएगा, आप जब वेट मेजर करोगे अपना। बट क्या आपका मास भी चेंज होगा? नहीं, मास बॉडी का फिक्स होता है। जो बॉडी का वेट होता है ना वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, स्मॉल जी पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि और वेट का जो रिलेशन बन गया वो बन गया मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। वेट प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटी का। हम वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं, आप वेट बताते हो अपना, वो वेट नहीं बताते, वो अपना आप मास बताते हो बॉडी का, 60 kg 50 kg। अब जब kg वर्ड आ गया तो मतलब बात किसकी हो रही है? मास की, क्योंकि वेट का तो यूनिट ही न्यूटन होता है। न्यूटन मीन्स फोर्स की बात भी हो रही है, जितना बॉडी का वेट होता है उसके ऊपर उतनी उस पर फोर्स लगती है। मास हमेशा फिक्स रहेगा। तो आप जो ही वेइंग मशीन के ऊपर अपना मेजर करते हो दैट इज नॉट योर वेट, दैट इज योर मास। वेट कितना होगा? एग्जाम्पल, अगर आपका मास 100 kg है, मोटे हो गए ज्यादा, 100 ही लगा लो, 100 kg है तो वेट कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई 9.8, दैट विल बी 980 न्यूटन्स, दैट इज योर वेट। ये जो 100 kg है वो आपका मास है बॉडी का, और 100 kg मास फिक्स है। मून के ऊपर ग्रेविटी कम होती है, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ही ज्यादा कम है, अर्थ की 9.8 और मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। तो आप लगा लो जितना आपका वेट कितना आ रहा था 980 न्यूटन, अगर 100 kg मास था तो उसको 6 से डिवाइड कर दो, इतना वेट हमारा मून के ऊपर बनेगा जाकर, 980 डिवाइडेड बाय 6। तो वो मास फिक्स रहेगा लेकिन वेट चेंज हो जाता है। यही रीजन है कि मून के ऊपर ग्रेविटी कम है और हम वहां पे लॉन्ग जंप, हाई जंप ज्यादा कर सकते हैं एज कंपेयर टू अर्थ। तो बच्चे इस वीडियो में बस इतना ही था। होप आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इसका पार्ट 2 भी हम जल्द से जल्द अपलोड कर दें और आपके बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक यू।